Hello my dear students, very welcome on Nexus channel बेटा. So here I am your biology mentor. तो जैसे कि हम लोग आपका चैप्टर कर रहे थे दैट इज़ द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो उसी सेल का एक आज हम बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ द न्यूक्लियस. वेरी इम्पॉर्टेंट. I'll very sure that after watching this video you will get a good hand on this nucleus as well as the structures associated with that. So बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को and of course please try to make notes out of it because जब तक आप लिखते नहीं हैं तब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठती नहीं है. ठीक है. So it's very important for you to make notes out of it. So let us start. पहले जैसे कि हर बार हम हमेशा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं बिकॉज वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. सो हेयर ऑल्सो वी विल स्टार्ट अप विद द साइंटिस्ट. सो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन 1831. किस में उन्होंने स्टडी किया था? इन ऑर्किड रूट सेल्स में. ठीक है. एंड इट इज़ नेम्ड क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. न्यूक्लियस. अब डेफिनेशन पढ़ते हैं न्यूक्लियस की. What is meant by nucleus? Is a specialized double membrane bound body. एक चीज़ क्लियर हुई? It is double membrane bound body which contain all the genetic information. बेटे न्यूक्लियस ही है जो हमारी सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है. मतलब हमारी हाइट कैसी होगी, ठीक है, हमारा कलर कैसा होगा, हम मोटे होंगे पतले होंगे, हमारी जितना भी जेनेटिक मटेरियल इंटरनल है, प्रोटीन्स का बनना, everything is controlled by this nucleus. So it is the hub of the genetic information for controlling. और क्या क्या ये कंट्रोल करता है? नंबर 1, सेलुलर मेटाबॉलिज्म. सेलुलर मेटाबॉलिज्म मीन जितने भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनती हैं, सेल्स की डिविजन्स होती है, सब कुछ, डाइजेशंस होती है, सब कुछ. देन ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऑफ कोर्स ये भी कौन करता है? न्यूक्लियस. देखो हमारे अंदर जो करेक्टर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं. ऑफ कोर्स पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे आते हैं. तो उनके जो वो करेक्टर्स हैं वो उनके न्यूक्लियस से हम में ट्रांसफ़र होते हैं. तो हो गया ना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे. दैट यू ऑलरेडी नो. नेक्स्ट. अब ये जो डिस्कवरी थी कि जो न्यूक्लियस है वो कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, और वो किन्होंने प्रूव की थी? वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ प्रूव्ड बाय हैमरलिंग इन 1953 इन एसिटिबुलेरिया, बट इट इज़ अ सिंगल सेल्ड एल्गी. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट. यू शुड नो दिस. ओके. सो विद द क्विक रिवीजन, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन जी ने देखा था न्यूक्लियस को. उसके बाद जो उसमें प्रेजेंस ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन थी वो किन्होंने प्रूव की थी? हैमरलिंग ने प्रूव की थी इन 1953. ओके. सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव नेक्स्ट. सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन. अब न्यूक्लियस कहाँ पर एब्सेंट होता है? दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इन मेच्योर सीव सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स. सीव सेल्स इज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम, यू नो दैट, है ना. और इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, तो सीव सेल को कंट्रोल करते हैं कंपेनियन सेल्स. ठीक है, जो उसके साथ रहते हैं, उनका न्यूक्लियस इनको कंट्रोल करता है. एंड ऑफ कोर्स इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज इनमें भी एब्सेंट होते हैं. बट बेटे यहाँ पर मैंने दोनों में वर्ड लिखा है मैच्योर मीन्स जब वो बने थे, मतलब बिफोर गेटिंग इनटू द मैच्योर स्टेज देयर द न्यूक्लियस वाज प्रेजेंट. मतलब जब वो अर्ली स्टेजेस में थे सीव सेल्स और मेमेलियन आरबीसीज मेमेलियन, उनमें तब न्यूक्लियस था. बट जब वो मैच्योर हुए तब उनमें न्यूक्लियस क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट, डीजनरेट. ओके. नेक्स्ट. व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में होता क्या क्या है? ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जब आपको ये पता चलेगा कि उसमें क्या क्या है तो उसके फंक्शंस और क्लियर हो जाते हैं. ठीक है. सो लेट अस सी. ऑफ कोर्स एक तो डीएनए प्रेजेंट है, यू नो दैट इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ऑफ कोर्स आरएनए भी होगा. इसके अलावा उसमें होंगे लिपिड्स. ठीक है. प्रोटीन्स, उसकी हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोटीन्स. इसके अलावा उसमें कुछ एंजाइम्स, सम ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम. ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो अभी हम ना न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर से पहले एक चीज़ और देखते हैं. जो नंबर है न्यूक्लियस का इन अ सेल, देखिए
कई सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, कईयों में 2 और कईयों से 2 से ज़्यादा। अगर तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएट। जैसे अमीबा है, उसमें एक सेल है, यूनिन्यूक्लिएट है। अब एपिडर्मिस के सेल्स है, यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है। बाई न्यूक्लिएट होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जैसे हम पैरामीशियम की बात करें, उसमें 2 न्यूक्लियस है, एक माइक्रो एक मैक्रो, बड़ा और एक छोटा, हो गए 2 न्यूक्लियस, तो ये क्या हो गया, बाई न्यूक्लिएटेड। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं बेटा मल्टी न्यूक्लिएट। जो बेटे मल्टी न्यूक्लिएट, उनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सिंसाइशियल सेल्स। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, यू शुड रिमेंबर। कई बार क्या होता है बेटे, कुछ एक ना पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं, वो हमारे दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वो टर्म आएगी हमेशा यू आर नॉट गोइंग टू सर्च फॉर दैट, आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सिंसाइशियल सेल्स, तो यू कैन सिंपली से कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल इज कॉल्ड एज सिंसाइशियल सेल। ओके, हाँ जी। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। दिस इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये थोड़ी सी 3D स्ट्रक्चर है, काट के दिखाए, कट सेक्शन। पहले हम बात करते हैं, मैं साथ साथ इधर ड्रॉ करूँगी, साथ साथ आपको ये डायग्राम समझाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर एनवेलप की। तो जब हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो ये मैंने बना दिया, सिंगल मेम्ब्रेन बनाई पहले, आउटर मेम्ब्रेन, अब मैंने इसको कर दिया डबल मेम्ब्रेन। देखिए, ठीक है, ये रहा। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियर एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, आउटर एंड इनर। तो ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ओके, द येलो पोर्शन। अब ये देखिए, ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया मोटा सा बेटे। इसके अंदर साथ में ये मैंने गैप छोड़े, दीज गैप्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। ये पोर्स होते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, ठीक है। जो भी प्रोटीन्स वगैरह कुछ भी बन रहा है वो साथ साथ में जो mRNA वगैरह वो बाहर आने के लिए, जगह बनाने के लिए। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर फ्लूइड, जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब इसमें जो दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक है क्रोमैटिन थ्रेड, वो मैं बना रही हूँ बेटा इस ग्रीन कलर से, ये वाला लॉन्ग क्रोमैटिन थ्रेड, ये वाला। सो दिस ग्रीन कलर इज द क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम इसकी आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। क्रोमैटिन थ्रेड, इसी में ही बेटा डीएनए होता है, यही चीज़ होती है जो क्रोमोसोम बनाती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, दैट वी विल सी। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर एक हाईली स्टेन्ड पार्ट होता है अंदर, डार्क पार्ट, ये वाला condensed part in the nucleus, this is called as nucleolus, this is called as nucleolus, you can say nucleolus. So this is a structure, again I will be showing you here. सबसे पहले ये अंदर condensed part आ गया nucleolus, ये बाहर nuclear envelope, outer and inner layer of course, ठीक है, 2 layers होंगी इसकी, inner और outer, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, 6 छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है इसकी एनवेलप में, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इट इज़ जस्ट जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का, एंड क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट। सो आई होप दिस डायग्राम इज़ वेरी मच क्लियर। अगर आपको ये टफ लग रही है समझने में तो आप ये भी बना सकते हैं, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, अब बात करते हैं बेटा क्रोमैटिन की। मैंने बोला कि क्रोमैटिन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रोमैटिन इज़ कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर। इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स डीएनए होता है, और बेटे डीएनए ही है जो हमारी सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, वो जीन्स वगैरह, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। इसके अलावा इसमें कुछ एक हिस्टोन, कुछ एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, एंड ऑफ कोर्स आरएनए भी होता है, ठीक है। अब बेटे ये जो क्रोमैटिन है ना, इसके 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन रीजन और एक होता है बेटा हेट्रोक्रोमैटिन रीजन। सी, ह्यूमन डीएनए बहुत लंबा होता है, वेरी 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 लेंथी। अब उसमें इतना सारा रीजन होता है तो सारा का सारा प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता, उसमें से ऐसे समझ लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ एक हिस्सा ही होता है जो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, वो होता है यूक्रोमैटिन, मेन कोडिंग एरिया, ठीक है, जो प्रोटीन्स बनाएगा,
मेन एरिया, और रेस्ट जो बच जाता है बहुत ज़्यादा वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन एरिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन वो हुआ जो कोड करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो कोडिंग में मदद नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा बेटे एक और चीज़ मुझे बतानी थी, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस बेटे ये मदद करता है, यही है जो मेन राइबोसोम्स बनाने में मदद करता है, राइबोसोम फॉर्मेशन यही करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने पार्ट किया था यहाँ पर, ये वाला न्यूक्लियोलस, ये वाला पार्ट, ये जो डार्क कंडेंस्ड है यही है जो राइबोसोम्स बनाएगा बेटा, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। और फिर आपको पता है राइबोसोम्स आर फर्दर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे भी अटैच्ड होती हैं और सब कुछ, ठीक है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच दैट, ओके। हाँ जी, तो दिस इज डन। हाँ जी, अब बेटे क्वेश्चन इज दिस कि इतना बड़ा डीएनए, इतना बड़ा क्रोमेटिन थ्रेड है, वो अल्टीमेटली 2 स्टेजेस होती हैं, ऐसे समझो। जब हमारा सेल होता है 2 स्टेजेस पे होता है, एक होता है रेस्टिंग स्टेज पे, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब वो डिवाइड नहीं कर रहा बेटे, उसमें सारा का सारा क्रोमेटिन थ्रेड ऐसे ही पड़ा होता है खुला, जैसे हमने ये वाली डायग्राम में किया, यहाँ पर किया। ये सेल की थी रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। तो अगर मैं बना दूँ ये वाला, ऐसे मैंने बनाया, ये बना हमारा क्रोमेटिन थ्रेड और ये मैंने बना दिया डार्क न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट है? रेस्टिंग स्टेट ऑफ सेल। सेल डिवाइड नहीं कर रहा, क्रोमेटिन थ्रेड खुला पड़ा हुआ है। बट व्हेन द सेल हैज़ टू डिवाइड, जब इसको डिवाइड करना है, व्हेन इट हैज़ टू डिवाइड, तो अब क्या होगा, इसमें ये जो क्रोमेटिन थ्रेड पड़ा हुआ है बेटा, वो ये क्रोमोसोम का शेप ले लेगा, ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाएगा। दिस क्रोमेटिन विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स, समझाया? अब इतना बड़ा क्रोमेटिन थ्रेड है, उससे इतने सारे क्रोमोसोम्स बने, जैसे हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं? 23, टोटल नंबर इज 46 क्रोमोसोम्स। अब इतना बड़ा क्रोमोसोम वो पैक कैसे होता है न्यूक्लियस के अंदर, कैसे रहता है, कैसे सब कुछ होता है, वो हम अभी यहाँ पर पैकेजिंग में डिस्कस करेंगे बेटा। ये दिस इज़ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, नीट में भी आ सकते हैं इसके क्वेश्चंस, सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ सी, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इस डायग्राम को समझने के लिए ना थोड़ी सी हमने इमेजिनेशन लगानी है साथ साथ में, बट आई मेक श्योर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी डायग्राम। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या होता है बेटे, एक डीएनए स्ट्रक्चर ही होती है, ठीक है। सो जस्ट अ डीएनए, स्टार्टिंग में ये डीएनए, और ये होता है ऑलमोस्ट 2 nm विड्थ में, ऑलमोस्ट। तो ये डीएनए सभी को पता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो ये डीएनए ये लंबा सा है, ये डीएनए हेलिक्स बन के आएगा। अब ये जो डीएनए हेलिक्स होता है ना बेटे, जैसे ये अटैच्ड होगा टुवर्ड्स द अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन्स। बेटे हिस्टोन प्रोटीन्स कई बार वो लिखा होता है ऑक्टामर्स ऐसे करके, तो लॉजिकली हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं H2A, H2B, H3, H4 एंड ऑफ कोर्स 1 एडिशनल H1 प्रोटीन। ये जो 4 प्रोटीन्स हैं ये बनाती हैं ऑक्टामर्स। ऑक्टामर मतलब 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, और H1 सिर्फ एक प्रोटीन होती है, सिंगल प्रोटीन होती है, ये समझ आया? अब मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए ये लंबा सा डीएनए का थ्रेड है। अब ये कॉइल्ड होगा अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। और ये कैसी स्ट्रक्चर बनाता है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रक्चर, ऐसे लगता है जैसे मोतियों की माला हो। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपको प्रोटीन्स दिख रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, और एक पीछे की तरफ होगी, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अराउंड कॉइल्ड होती है 1.65 टर्न्स अराउंड होती है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सपोज दिस इज ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। इसका एक ऑक्टामर है जिसमें H2A, H2B, H3, H4 है। इसके अराउंड डीएनए कॉइल होगा, ठीक है। फिर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, उसके अराउंड डीएनए कॉइल, फिर तीसरा न्यूक्लियोसोम, उसके अराउंड कॉइल, ऐसे करके करके 6 न्यूक्लियोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर सी बन जाती है, जो ये आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है बेटा।
सो एक न्यूक्लियोसोम की विड्थ जो होती है इट इज़ ऑलमोस्ट 11 नैनोमीटर और इसकी हो जाती है 30 नैनोमीटर। ठीक है, ये बन गया अब एक बहुत बड़ा जाल। मतलब पहले सिंपल खुले थे, डीएनए था, फिर वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड हुआ, फिर बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड होके उसने एक न्यूक्लियोसोम बनाया, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कंप्रेस होके जुड़ गए। ठीक है, अब ये और न्यूक्लियोसोम जुड़ते गए तो और विड्थ बन गई, दैट इज़ अराउंड 300 नैनोमीटर। फिर और ज़्यादा कंट्रैक्ट होता जाएगा, और ज़्यादा कंडेंस होता जाएगा, कंडेंसेशन बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा कंडेंस होता जाएगा ये, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा 700 nm। ठीक है, और फाइनली जो हमारे पास ये फिर और ज़्यादा कंडेंस हो के ये एक क्रोमोसोम बना देगा 1400 nm विड्थ का, तो ये बन गया एक हमारे पास क्रोमोसोम। ठीक है, दैट इज़ हाउ दिस डीएनए इज़ पैक्ड लाइक दिस टू फॉर्म दिस क्रोमोसोम। ऐसे करते करते बेटे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट पेयर दैट इज़ इन 23 इन ह्यूमन स्पेसिफिकली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। सबसे पहले होगा बेटा डीएनए। ठीक है, एक स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये आ गया डीएनए। फिर डीएनए जो होगा इट विल सराउंड्स अराउंड दी न्यूक्लियोसोम प्रोटीन्स, ऐसे लाइक मान लीजिए इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब ये फर्दर आगे न्यूक्लियोसोम अटैच्ड हो जाएंगे ऐसे, फिर ये और न्यूक्लियोसोम कंडेंस होते जाएंगे और पास पास आते जाएंगे। ठीक है, और पास आते आते फिर ये बना देंगे एक ऐसा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, टू फॉर्म द क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कब बनेगा? जब सेल हैज़ टू डिवाइड, मेटाफेज तक ये बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। दिस वॉज ऑल अबाउट द डीएनए पैकेजिंग। हाँ जी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसकी क्रोमोसोम की। सो यू कैन सी दिस इज़ अ क्रोमोसोम। अब बेटे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऐसे मैं बना के दिखाती हूँ। दिस इज़ लाइक दिस, ये आ गया दिस, ये आ गई थी। ठीक है बेटे, ये दोनों आपस में दिस आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स ये आपस में, एंड दीज आर द आर्म्स, ये आर्म्स हैं। ओके, ये सेंटर वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर के साथ कई ये प्रोटीन की एक कोटिंग होती है अराउंड दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, काइनेटोकोर which is a protective covering around the centromere. So this is the structure of this chromosome. Additionally कई बार क्या होता है, देखिए यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है क्रोमोसोम की, ऐसे बोलना है हमने कि जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी एक कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुई, एक नॉर्मल है। मान लीजिए एडिशनली कई क्रोमोसोम में एक और कंस्ट्रक्शन के कारण ये प्रेजेंट हो जाता है ऐसी स्ट्रक्चर, तो ये होगी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जो ये स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। लेट अस सी व्हाई। हाँ जी, ये रे डायग्राम। सो दिस इज द सेंट्रोमियर। ठीक है, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये होगी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर सेंट्रोमियर है, और जहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुई वो रीजन बन गया ये वाली सैटेलाइट्स। ओके बेटा, सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, नाउ अब बेटे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक। बेटा मेटासेंट्रिक वो हुआ जिसमें सेंट्रोमियर जो होगा बिल्कुल सेंटर पे होगा और दोनों की दोनों आर्म लेंथ्स क्या होंगी? इक्वल आर्म्स होंगी दोनों तरफ। ठीक है, सेकंड इज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में देखिए एक होगी लॉन्ग आर्म नीचे वाली और एक होगी शॉर्ट आर्म ऊपर वाली। दिस इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत लंबी लॉन्ग आर्म होगी और बिल्कुल एक छोटी सी आर्म होगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टीलोसेंट्रिक। अब टीलोसेंट्रिक में ये दोनों ऊपर वाली आर्म्स होती नहीं है, सिर्फ ये लॉन्ग आर्म होती है एक। यू कैन सी दिस। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर।
Okay, so you should know this metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric, they are very important. हाँ जी, अब आगे बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। वैसे तो जितनी हमने अब तक पढ़ लिया है, ऑफ कोर्स आपको फंक्शंस खुद ब खुद ही पता चल गए होंगे सारे के सारे, बट दिस इज़ आवर ड्यूटी टू डू इट्स वंस अगेन। सो आई एम सॉरी। पहला है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन इट कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स सेलुलर एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, सब कुछ। ऑल्सो हेल्प्स इन सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ऑफ कोर्स, है ना, वो भी तो न्यूक्लियस ही मदद करेगा ना। न्यूक्लियस बेटा वी यूजुअली कॉल इट एज ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब जो भी कुछ, सॉरी ब्रेन ऑफ द सेल, जो भी कुछ सेल ने करना है, सब कुछ, वो सब कुछ उसको कौन इंस्ट्रक्ट करेगा? ऑफ कोर्स न्यूक्लियस करेगा, बिकॉज दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल रेप्लिकेशन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन्स बेटा जैसे हम हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे हुबहू नहीं दिखते, हमें कुछ एक असमानताएं होती हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तो हम दूर से पहचाने जाएंगे दैट वी आर इंडियंस, दैट लाइज द वेरिएशंस। और वेरिएशंस भी क्यों होती हैं? ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। So I really think that this video is very much beneficial for you. So I'll see you in the next class. Till then, God bless you. Stay happy, beta.